सबसे पहले तो माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिनकी जिनके आशीर्वाद से और मैं इतना सक्षम हो पाया हूँ कि आज आप सबके सामने खड़ा हूँ। आप सभी बहुत दूर दूर से भी आए होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से बाहर से आए हैं? अभी एक बार हाथ खड़ा करें। वाह, क्या बात है। मैक्सिमम लोग बाहर से हैं, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से बाहर से हैं। यहाँ पर तो ये होता है कि हाँ ठीक है, सेमिनार चल रहा है और यहाँ पर हर सेमिनार के बाद नाश्ता पानी भी मिलता है चल के आ जाते हैं। आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे। आज मैं कार्यक्रम की भी थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूँ। आज यहाँ पर आप सबके लिए भी, यहाँ पर जो सुपर 30 में इस साल के जो 15 छात्र चयनित हुए हैं, उनके लिए भी, जो SI स्कॉलरशिप टेस्ट उसमें विनर हुए हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन तो है ही है, लेकिन आप सबके लिए भी महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ पर जो भी आज आए हैं, आपको यहाँ पर आज इस बात की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि वास्तव में यहाँ पर ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इतने सक्षम नहीं है। मैंने यहाँ पर सुपर 30 के जो हमारे टॉप 45 स्टूडेंट्स थे, उनका इंटरव्यू लिया और मुझे पता चला कि वास्तव में अभी भी हमारे साथ ही ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन आज भी उनको वास्तव में नीड है। अगर उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, वही प्रतिभा। लेकिन अगर उनको सपोर्ट नहीं मिले तो हो सकता है वो प्रतिभा वहीं पर दब कर रह जाए। हमने सबने डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुना है, जानते हैं। हमारा भारत का संविधान बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, उनको लगभग 64 सब्जेक्ट का ज्ञान था। उनको कितना? 64 सब्जेक्ट्स का ज्ञान था उनको। 11 भाषाओं का वो ज्ञान रखते, 11 भाषाओं को जानते थे, बोलना लिखना उनको जानते थे, 11 भाषाओं को। एक 8 साल की डिग्री थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उसमें उनके बारे में बताता कि उन 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली थी उन्होंने। 8 साल की डिग्री को पूरा करने में कितना टाइम लगाया? 2 साल 3 महीने में उनको पूरा कर लिया था उन्होंने, है ना। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया था उन्होंने, इकोनॉमिक्स की डिग्री ली थी और इतने विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं। उनके बारे में, अंबेडकर के बारे में मैंने पढ़ा था, वो इतने विद्वान व्यक्ति थे। विश्व में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की डिग्री मिली है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। दुनिया के सिर्फ एक इकलौते ही व्यक्ति है जिनको डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की उपाधि मिले, दुनिया में और कोई नहीं है। इतनी बड़ी उपलब्धि, उसके बाद भारत का संविधान भी उन्होंने लिखा। बहुत विद्वान व्यक्ति होंगे, प्रतिभावान थे, बहुत प्रतिभावान थे, तभी 21-21 घंटे पढ़ सकते थे। दुनिया की सारी बेहतरीन किताबें उन्हें पढ़ी थी। लेकिन शायद बड़ौदा के महाराजा थे सयाजी राव गायकवाड़, उनका सहयोग उनको नहीं मिलता तो शायद ही वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा पाते और इतने विद्वान व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति का लाभ इस पूरे देश को, इस पूरी दुनिया को, इस पूरे समुदाय को मिल पाता। मैंने इस चीज को महसूस किया। मैं अपनी तैयारी कर रहा था, मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। पिताजी, मैं 12वीं क्लास में था तभी एक्सपायर हो गए। घर के इतने इनकम सोर्स नहीं थे, तो बहुत आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष करना पड़ा। कॉलेज के दौरान भी इतना आसान नहीं था मेरे लिए भी, है ना। मैंने हालांकि उसी समय ये नहीं सोचा कि हाँ कोई मुझे मदद के लिए मिले, लेकिन मैंने उस समय ये जरूर सोचा था कि जब किसी दिन मैं सक्षम बन जाऊंगा तब ऐसे छात्रों की, ऐसे लोगों की मदद जरूर करूंगा। हालांकि उसमें बहुत टाइम लग गया, 10 साल लग गया मुझे इतना सक्षम बनने में। पर हाँ, मेरी उम्र अब 30 साल हो गई है। मैंने 18-20 साल की उम्र में सोचा था, अब 30 साल की उम्र हो गई। मैं 30 साल की उम्र में इतना सक्षम हो गया हूं कि हम अब 30 बच्चों को फ्री कोचिंग और फ्री हॉस्टल की फैसिलिटी दे सकते हैं। मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था 2018 की, RAS की 2018 की जब अपनी तैयारी कर रहा था, तब भी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल था। 2018 वाली तैयारी में मैं 2013 में पटवारी में सेलेक्ट हो चुका था। बड़े सपने थे, उसको रिजाइन कर दिया, मैंने ज्वाइन नहीं किया। बाद में मैंने पढ़ाना भी शुरू किया अपनी फाइनेंशियली स्टेबल के लिए, लेकिन तैयारी के दौरान मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो पैसे की बहुत कमी चल रही थी, वो बड़ा स्ट्रेसफुल निकला। तो मैंने महसूस किया वास्तव में कि हाँ, कि इस समय अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो भावना हमेशा थी कि भाई ऐसा कुछ करना है, और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी कृपा मुझ पर बरसाई, इतना मैं सक्षम बन पाया कि हाँ मैं किसी और की मदद कर पा रहा हूं। हमने यहाँ पर सुपर 30 के मेनली आज जो सेशन है वो सुपर 30 के जो भी स्टूडेंट, इस साल के 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, अगले साल और 15 सेलेक्ट होंगे। इस तरह से एक 30 का बैच रेगुलर फिर आगे चलेगा। वो 15 सभी अभ्यर्थी यहाँ पर है। इसके अलावा हमने SI के लिए भी एक स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम करवाया था, है ना। बहुत सारे साथियों के जो SI के उनके लिए भी इस तरह का प्रोग्राम हमारे लिए भी चलाया जाए।
देखो, पर संसाधनों की सीमितता होती है, हम सब बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। वास्तव में अगर हम जीवन में किसी एक विद्यार्थी के लिए भी ऐसा कर पाए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 2 3 5, मैं मानता हूं कि वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई किसी के पढ़ने के लिए इतना सपोर्ट कर दे, किसी एक अभ्यर्थी की मदद करे और वो बहुत आगे बढ़ जाए। यहां पर जब हमने सुपर 30 का यहां पर चयन किया, मैंने इंटरव्यू भी लिया, इसलिए मुझे पर्सनल सबसे जुड़ने का मौका भी मिला, मुझे वास्तव में अवसर मिला। जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, मेरे सामने ही कैंडिडेट्स बैठे, मैंने पूजा का इंटरव्यू लिया था। मैं इनके जुनून की बात बताता हूं, कितना जुनून था यहां पर। मैंने उनसे पूछा था कि आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इनका जवाब था सर मैं 15 घंटे पढ़ूंगी। मैंने इनसे पूछा था कि आप 2 साल में सेलेक्ट हो जाओगी, इन्होंने कहा सर मैं 1 साल में सेलेक्ट होकर दिखाऊंगी और मुझे टॉप 10 में आना है। ये जुनून था, है ना। हमें ऐसे जुनूनी लोगों की ही जरूरत थी, और आप सबको भी यही सीख कर जाना कि अगर ऐसा जुनून होना तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर आप मनीषा चौधरी बैठी है, इनसे भी इंटरव्यू दोनों मैंने, मनीषा चौधरी है इधर, मैंने भावेश है, इन सबके अंदर जुनून देखा कि हाँ, सबके हमारा सेलेक्ट करने का जो दो यही क्राइटेरिया था कि इनको नीड कितनी है और इनके अंदर जुनून कितना है। एग्जाम में तो मार्क्स आ गए, उनके आधार पर हमने 45 को सेलेक्ट किया। आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट, हमने लिस्ट जारी करी, तो ऐसे भी है जो टॉप 15, टॉप 20, टॉप 25 में नहीं आ पाए, टॉप 25 में आ गए थे, लेकिन उसके बाद वाले कैंडिडेट भी सेलेक्ट हुआ। हमने ये मेजर किया कि इनको वास्तव में नीड कितनी है और वो पैशनेट कितने हैं, उसके आधार पर जो पीछे रैंक थे वो भी आगे आ गए। अगर इस तरह का पैशन, इस तरह का जुनून हमारे अंदर ले जाए, फिर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे आगे नहीं आने वाली है, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। बाकी देखो, जब हम तैयारी करेंगे, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी निराशाएं, हताशाएं, ये तैयारी का पार्ट है, ये सब आते रहेंगे, लेकिन आपके अंदर जुनून होगा ना, तो फिर आप ज्यादा रुक नहीं पाएंगे। मेरे कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से रहेगी। ये बस छोटा सा स्पीच है, मैं 2 3 4 5 बातें आपको बताने वाला हूं। उसके बाद मेनली जो आज कार्यक्रम रखा है आपके सम्मान समारोह, और उसके बाद जो एसआई स्कॉलरशिप टेस्ट था, जो आज एसआई स्कॉलरशिप टेस्ट में 20 लोग हमने ऐसे चुने जिनको हमने स्कॉलरशिप, यहाँ पर स्कॉलरशिप के साथ प्राइज भी दिया, और कम से कम 100 लोगों को यहाँ पर हमने स्कॉलरशिप दी है। मैं एसआई कैंडिडेट्स को जो दिया है उनके बारे में भी बता देता हूँ। एसआई का हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया है, उसका कल से हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। एसआई में लगभग जो टॉप 20 कैंडिडेट्स हैं उनको हम अपने क्वालिटी एजुकेशन संस्थान की तरफ से 30,900 रुपए का कैश प्राइज दे रहे हैं, और टॉप 100 में आने वाले अभ्यर्थी जो यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे उनको क्वालिटी एजुकेशन संस्थान की तरफ से 5,70,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो मैं मानता हूं कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाए जिनको शायद अगर 3,000, 5,000, 10,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो भी अपना में बड़ी बात होती है। मैं 1 2 चीजें और कहना चाहूंगा। आज कुछ जो टॉप 3 में कैंडिडेट आए उनको एक अच्छा कैश प्राइज भी मिलने वाला है। मैं जो टॉप 3 कैंडिडेट्स हैं उनको यह कहूंगा कि इस कैश प्राइज का उपयोग आप अपने शौक में, मौज मस्ती में खर्च करने के लिए नहीं करें, है ना। ये प्राइज आपने जीता है, इस प्राइज को जहां पर भी आप यूज करें, ये मन में ले कि मैं इसको सिर्फ अपनी एजुकेशन के लिए ही खर्च करूंगा, कुछ किताबें खरीदने में, कुछ कोर्स पढ़ने में, उसी में खर्च करूंगा। अपने इन पैसों को तो मैं अपने शौक मौज में खर्च नहीं करूंगा, है ना। बहुत मेहनत से आपने ये जीते हैं, तो उन पैसा का शिक्षा में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन में हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो वापस कई सैकड़ों हजार गुना आपको मिल सकता है। आप शौक मौज में पैसा खर्च कर देंगे, उसकी वो खत्म हो जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जितना भी पैसा आप हिसाब लगा लेना कि जितना भी पैसा आज आपने शिक्षा में इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है कि आज उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट मिलने में वापस कई बार टाइम भी लग जाता है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट जब भी मिलेगा वो 100 गुना, 1000 गुना और कई बार लाख गुना भी मिल सकता है। मैं अपना एग्जांपल तो दे सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में अब तक शिक्षा पर जितना पैसा खर्च किया, जितना इन्वेस्टमेंट किया है, शायद मैंने उसका 1000 गुना तो कर दिया है। वो शिक्षा की वजह से ही हुआ है, वो शिक्षा की वजह से ही हुआ। अगर शिक्षा में ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता, है ना, डॉक्टर अंबेडकर के लिए जो छोटी सी स्कॉलरशिप सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी, वापस उनका तो शायद करोड़ों गुना उन्होंने करके दिया। अगर वो इन्वेस्टमेंट, छोटा सा इन्वेस्टमेंट, सयाजीराव बहुत आधुनिक विचारधारा के थे उस समय जब अंबेडकर
वो जो समय था वो बहुत छुआछूत वाला और ये था। वो महाराजा होते हुए भी उन्होंने ऐसी कोई भावना नहीं रखी, उनको वहां पर नौकरी पे भी रखा बाद में। तो अगर वो ऐसी सोच नहीं रखते या फिर वो उनकी मदद रखते, शायद वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए, देखो पूरे देश के लिए कितना, वो देश का विजन रखते थे। आप महाराजा के बारे में भी पढ़ना, वो देश का विजन रखता है कि कैसा होगा। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को तैयार किया जिन्होंने देश को बहुत कुछ देकर गए, है ना। आज मैं यहां पर देख रहा हूं, देखो इतनी सारी यहां पर अपने यहां पर अभी भी स्थिति क्या है, इतने सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं। आप देख लीजिए गर्ल्स की संख्या कितनी है, 20% गर्ल्स अभी यहां पर बैठी है और 80% बॉयज बैठे हैं। ऐसा क्यों? हमारे समाज में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? लगभग 50% है। हमारे समाज में महिलाओं की संख्या 50% है, लेकिन आप कोई भी क्लासरूम उठाकर देख लीजिए, वहां महिला की संख्या आपको 50% नहीं मिलेगी। 10%, 20% बस इतनी ही मिलने वाली है। क्यों? ऐसा क्यों है? अभी भी हमारे समाज में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। हमने इसके लिए भी, मैं आपको यहां पर अपनी कोचिंग के बारे में बताता हूं, इसके लिए भी हमने एक स्टेप लिया है। हमारी कोचिंग में जो भी गर्ल्स कैंडिडेट पढ़ती है, हम उसको हमेशा के लिए, सिर्फ आज के लिए ना, हमेशा के लिए उनके लिए रखा कि हम हमेशा उनसे 20% छूट देंगे। ताकि इसका रीजन ये है कि गर्ल्स को ज्यादा मौका मिल पाए, वो, है ना। कई बार हम बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी आप ये देख सकते हो इतनी संख्या में देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा भी कोचिंग में हमने ये व्यवस्था भी रखी कि जो भी कोई भी दिव्यांग आए, अनाथ बच्चा आए, दिव्यांग को तो सरकार भी यहाँ पर रिजर्वेशन देती है नौकरी में, लेकिन अनाथ बच्चों को नहीं है, शहीद आश्रित परिवार को नहीं है। हम शहीद आश्रित परिवार को, चाहे अनाथ बच्चा आए या फिर विडो कोई भी महिलाएं, उनको भी फीस में सीधी 50% की छूट हमेशा के लिए कर रखी है हमने। अब आप सुपर 30 सभी स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, आज ये सेमिनार खत्म होने के बाद आपके हॉस्टल की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर जो भी स्टाफ के साथी आपको बता देंगे कि किस तरह से आपकी व्यवस्था है सारी, तो आपकी वहां पर व्यवस्था हो जाएगी। हमने आपको चुना है, हम भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, है ना, कि हमारे टीचर्स, हम यहाँ सभी लोग इस बैच का, तो मैंने नाम भी रखा कि ये जो बैच शुरू होने वाला है, आप भी रहेंगे, बाकी सारे साथी जो भी बाहर से एडमिशन लेना चाहेंगे वो भी रखेंगे। इस बैच का नाम भी हमने क्या रखा है, ये भी सोचा मैंने, जब मैं आप कैंडिडेट्स का जुनून देखा था मैंने कि हाँ, तो इस बैच का नाम भी मैंने क्या रख दिया, इस बैच का नाम भी मैंने जुनून बैच रख दिया। तो मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टीज पूरे जुनून के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाएगी। आप भी पूरी अपनी जान लगा देंगे 2 साल के लिए, है ना। मैंने आपको अभी डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण दिया था, वो 8 साल की पढ़ाई उन्होंने कितने में कर दी, 2 साल 3 महीने पूरी पढ़ाई कर ली थी। उनके बारे में था कि वो 21-21 घंटे पढ़ते थे। कितने घंटे? 21-21 घंटे भी पढ़ाई करते थे। 3-4 घंटे की उनकी नींद होती थी और सुबह लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंचते थे और रात भर लाइब्रेरी में वहां पर बैठकर पढ़ते थे। लाइब्रेरी पूरी थी जब वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बहुत एक से बढ़कर एक बुक्स वहां पर है। उनकी एक फिल्म भी आई, आप देखना, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए वो खाने के लिए, क्योंकि खाना अंदर अलाउ नहीं था, बाहर आकर खाना खाते और वापस अंदर पढ़ाई करते हैं। यहां पर मैं पहले हमने एक घोषणा नहीं करी, मैं सुपर 30 आप जो बैच है उनके लिए एक घोषणा और करता हूं यहीं से। अभी तक हमने आपको यह प्रॉमिस नहीं किया था कि आपके लिए हम लाइब्रेरी या बुक्स की भी व्यवस्था करेंगे, तो यहां पर मैं आज आपके लिए एक और घोषणा कर देता हूं, मैं आपके लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था करूंगा और उसमें एक से बढ़कर एक पुस्तकों की भी व्यवस्था यहां पर करेंगे, ताकि आप जो बुक्स पढ़ना चाहे, जैसी बुक पढ़ना चाहे, बस आप हमें लिख कर दे देना कि सर हम ये बुक्स पढ़ना चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, आप सबके लिए लाइब्रेरी में वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। आप जितना पढ़ सकते हैं। मैं मानता हूं कि अगर आप में से एक भी अभ्यर्थी, मैं जिनसे भी अभ्यर्थी, जब आपसे मैं बात कराता हूं तो मुझे पता चला कुछ अभ्यर्थी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इनको वास्तव में नीड, अगर इनको हेल्प मिल जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इस आधुनिक युग में भटकाव भी बहुत है। ऐसा नहीं हो जाए कि हमने, हाँ आपको 2 साल अब सब कुछ फ्री मिल गया है ना, कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला, ना कोचिंग का पैसा खर्च होने वाला है, न रहने खाने का, तो अब मौज मस्ती करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके साथी लोग मिल सकते हैं, यार वो मौज मस्ती कर रहा, मैं यहाँ पर ऐसा संघर्ष क्यों करूं। आप इन 2 साल में अपना आपको जितना तपा सकते हैं, जितना तपस्वी जीवन जी सकते हैं, उतना जी लेना। मुझे विश्वास है कि आप में से एक अभ्यर्थी तो ऐसा निकलेगा जो शायद आने वाले टाइम में आप सैकड़ों, हजारों, लाखों की जिंदगी बदलने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा कर लेंगे। मैं इतना एक्सपेक्टेशन आपसे रख सकता हूं क्या? मेरा एक्सपेक्टेशन ये, अभी हमने शुरुआत करी, अगर इतना सामर्थ्य ईश्वर ने दिया तो ये 15 हुए, 30 हुए, 100, 150, हम उससे भी ज्यादा कोशिश करेंगे कि इतने लोगों को हम फ्री एजुकेशन दे पाए।
यहाँ पर अभी आगे का जो कार्यक्रम रहेगा, पहले सुपर जो भी स्कॉलरशिप एग्जाम में यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, जो कैश प्राइज जीता है, उनको हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे, कैश प्राइज देंगे। एक बार खड़े हो जाएं जो भगवान प्रसाद धाकड़, भगवान प्रसाद धाकड़, हाँ एक बार ताली के साथ स्वागत करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से ताली बजा के इनका स्वागत करें। भगवान प्रसाद धाकड़ जी को 11,000 रुपये प्राइज। आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में दूसरे स्थान पे आए हैं। रुपये 5100 का चेक और उसके साथ साथ माल्यार्पण और शील्ड प्रदान करेंगे। इसके साथ इनको 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप टेस्ट भी एडमिशन पर फ्री है। अशोक गौड़ इस एग्ज़ाम में तीसरे स्थान पर आए हैं। सर इनका माल्यार्पण और शील्ड प्रदान करके स्वागत करें। और अगले 2 साल तक ये विद्यार्थी इस परिवार के साथ लगातार जुड़े रहेंगे और ये विद्यार्थी अपने करियर के लिए बहुत बेहतर प्रयास करेंगे। आगे पूजा कुमावत, आप सुपर 30 बैच में तीसरे स्थान पर आई है। अगले 2 साल तक संस्थान की तरफ से हॉस्टल और कोचिंग की इन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सुविधा है। रैंक 4 पे मुकेश रेबारी, सुपर 30 के चौथे विद्यार्थी मुकेश रेबारी। 5वें रैंक पे राजकुमार सैनी, राजकुमार सैनी आए हैं सुपर 30 बैच में 5वें स्थान पे। मैं एक बहुत अच्छे अभ्यर्थी भी थे, जितेंद्र सारस्वत। मैं जितेंद्र सारस्वत, हो सकता है आपको भी बोलने में दिक्कत आए, मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आपकी। कहाँ है जितेंद्र सारस्वत? सभी सुपर 30 कैंडिडेट्स में सेकंड रैंक से चयनित हुए थे और बहुत ही ब्रिलियंट कैंडिडेट्स रहे हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, अगर थोड़ा सा इनको संबल मिल जाए तो ये जरूर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जितेंद्र, अगले 2 साल में आपको, क्योंकि अब ये टेंशन फ्री हो गए कि आपको अपना खर्च आप कहाँ से लाएंगे, कैसे पढ़ना है ना, ये करें, तो अब 2 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्वालिटी एजुकेशन की टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव शुरू किया है, ताकि इस इनिशिएटिव से एक कमजोर वर्ग के बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण आगे आरएस और एसआई जैसी बड़ी तैयारियां नहीं कर सकते और हरदम छोटी तैयारियों के जाल में फंसे रहते हैं और एक एज हो जाती है उसके बाद वो आरएस की तैयारी नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा स्टेज दिया है सर ने। इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी जैसे अब मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो अब काफ़ी हद तक मैं मेंटली, मतलब 99% 100% तक मेंटली मैं फ्री हो गया काफ़ी टाइम से। जो प्रेशर था कि किस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, इस टाइप से। और बाकी अर्जुन सर और नरेंद्र सर के सानिध्य में मुझे पूरा विश्वास है कि सर जैसे मेंस ओरिएंटेड कोचिंग का बता रहे थे, तो उस हिसाब से सभी बच्चों को फायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे। क्योंकि प्री का एग्जाम तो कोई भी क्लियर कर लेगा, जैसे पटवारी प्रिपरेशन कर रहा है या ग्राम सेवक कर रहा है, वो कर लेते हैं प्री, लेकिन मेंस में अटक जाते हैं बच्चे। तो सर का मेन मोटिव ही एक मेंस ओरिएंटेड कोचिंग कराएंगे, तो उससे सभी बच्चों को अच्छा फायदा होगा। थैंक यू जितेंद्र। देखो, यहाँ पर जिनका भी सिलेक्शन क्या है, हम अपनी तरफ से पूरा विश्वास करेंगे कि हम अपनी पूरी टीम के साथ अपने पूरे सामर्थ्य से कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको भी पूरी जान लगा देनी है ना। ये जुनून बैच नाम रखा है, तो इसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस बार करेंगे और इस बैच से रिजल्ट आना चाहिए, हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी भी आए थे, हमने सेमिनार के कुछ विषय रखे थे, मैं उन विषयों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। हमने विषय रखा था कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से पहली बार में सिलेक्शन ले। मुझे भी 3 अटेम्प्ट लग गए थे, हर अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हर बार कुछ ना कुछ कमियां रह रही थी, है ना, हर बार जो गाइडेंस की जरूरत थी। वास्तव में कोचिंग का काम इतना है कि आपको सही रास्ता दिखाना है। सर ने बोला था कि उसी कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट टॉप भी करते हैं और उसी कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट फेल भी होते हैं। कोचिंग का काम सिर्फ कितना है, आपको रास्ता दिखाना है। दिन रात घिसना किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, तपस्या आपको ही करनी पड़ेगी, रिजल्ट उसी का मिलने वाला है। मैं यहां पर चाहता हूं, मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए, सर को भी 3 अटेम्प्ट लग गए, और आरएस जैसी परीक्षा में जिसने अपना आरएस लक्ष्य रखा है, मैं कभी नहीं चाहता कि आप युवावस्था में हैं और युवावस्था के बाद जब आप 21 साल 22 साल 23 साल की उम्र में एग्जाम देना शुरू करें और जब सेलेक्ट हो या कोई पोस्ट मिले तब आपकी उम्र 30 32 34 साल हो जाए। वो बहुत पीड़ादायक होता है। मेरे लिए भी हुआ कि मैंने 3 अटेम्प्ट का मतलब है कि मेरी जिंदगी के 7 8 9 साल ऐसे ही तैयारी में एक बंद कमरे में घुटते हुए चले गए।
मैं नहीं चाहता कि और भी जो हमारे युवा अभ्यर्थी है, युवा साथी है, उनके साथ ऐसा हो कि जिंदगी बस एक तैयारी, एग्जाम की तैयारी करते हुए निकल जाए। जब सारी उम्र तैयारी करते हुए निकल जाएंगे तो फिर होकर बाद में सेलेक्ट होकर क्या करेंगे जब बहुत कम एज बच जाएगी। तो ज्यादा जरूरी है कि या तो आप एग्जाम दे रहे हैं, आप पहली बार में सिलेक्शन ले लें। उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो बताता हूं। सबसे जरूरी चीज है अपने लिए एक ही अटेम्प्ट तय करूं। ये बहुत मुश्किल होता है आरएस में, एक बार ट्रैप में फंसने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि हम निकल पाए। मैंने तीसरे अटेम्प्ट के बाद हिम्मत करी कि मैं और एग्जाम नहीं दूंगा, है ना। ये एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है सिलेक्शन, उसके बाद सोचता है कि थोड़ी सी रैंक पीछे रहेगी, थोड़ी और तैयारी करते, थोड़ी और तैयारी करते हैं। सिर्फ इतना सोच लेना ही काफी है कि मुझे पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेना और पहले अटेम्प्ट में ही अच्छी रैंक लेना है, वही सिलेबस, वही सब कुछ वापस दूसरी बार तीसरी बार नहीं करना है। तो तैयारी करनी है तो ये ठान कर तैयारी करनी है कि पहली बार में ही सिलेक्शन। जब इतना ठान लेते हैं, इतना संकल्प भी कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी का ऑटोमेटिक लेवल बढ़ जाता है। तो पहला काम तो यही करना है कि ये संकल्प कर लेना है, ये ठान लेना है कि मुझे दूसरी बार तीसरी बार आरएस का एग्जाम तो नहीं देना है। अगर आरएस में पहली बार नहीं होगा तो कोई और चूज करेंगे, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट नहीं देना है। ये अगर इस लेवल का कन्विक्शन होगा आपका, तो बहुत चांस बढ़ जाएंगे कि आप वास्तव में पहली बार में कर लेंगे। अब आपने ठान लिया है, फिर उसके बाद दूसरी जरूरत पड़ती है एक सही मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, टेलीग्राम, यूट्यूब पर इतनी चीजें अवेलेबल होगी। मैं जब 2013, 14, 15 में जब तैयारी कर रहा था, तब ये समस्या थी क्योंकि 4G इंडिया में नहीं आया था, सबके लिए मुश्किल था ये एक्सेसिबल, ये सारी चीजें। तो वास्तव में गाइडेंस नहीं मिल पाई। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, गांव से आता हूँ, और वहां बताने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन आज के समय में आपको गाइड करने वाला है, आपको सब कुछ बताने वाला है, किस राह पर चलना है, किस तरह से तैयारी करनी है, ये सब कुछ बताने वाले आपके लिए अवेलेबल है। अपने लिए जो श्रेष्ठ रणनीति है वो एक बार तय कर लीजिए कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ रणनीति, अगर उसको फॉलो कर लिया जाए तो उसमें बिल्कुल यहां पर ऐसी रणनीति बताना कोई मुश्किल नहीं है। रणनीति आपको और भी सैकड़ों लोग बता देंगे और सबकी सही है, पर रणनीति बताने से सिलेक्शन होता है क्या? सिर्फ रणनीति से सिलेक्शन होगा क्या? लेकिन अगर आप उस रणनीति पर चल जाए तो मैं ये जरूर विश्वास दिला सकता हूं, मैं ऐसी 10 रणनीति बता सकता हूं, 10 की 10 सक्सेस होगी। पर चाहिए कौन? उसमें चलने वाला चाहिए। उसमें बहुत मेहनत लगती है, उसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अगर आप वो करने के लिए तैयार है तो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि आप पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं। आरएस जैसा, यूपीएससी में मानता हूं कि यूपीएससी थोड़ा टफ कंपटीशन होता है ना, उसमें ये तय करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑल इंडिया कंपटीशन। पर आरएस मुझे मुश्किल नहीं लगता। मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए, लेकिन मैं 3 अटेम्प्ट के बाद, हर अटेम्प्ट के बाद मुझे ये लगा कि एग्जाम मुश्किल नहीं है। जो हम गलतियां करते हैं उस गलतियों को अवॉइड कर दें तो पहली बार में सिलेक्शन। मेरा हर बार इंटरव्यू दिया, लेकिन हर बार इंटरव्यू में पीछे रहने का कारण इंटरव्यू नहीं था, पीछे रहने का कारण सबके लिए होता है मेंस एग्जाम। अगर आप मेंस एग्जाम को अच्छे से कर लें, और फर्क कितना रहता है मैं आपको बताता हूं। आप सबको मेरी रैंक पता है क्या? बहुत सारे लोगों को पता होगी, कितनी है? कुछ को 709 है, कोई 584 है, दोनों ही बदल गई है। 709 तो पिछली बार थी, 709 पिछली बार रैंक थी, और इस बार मेरी 584 रैंक आई। लेकिन आपको एक नई जानकारी और देता हूं, आरपीएससी में मेरी रैंक रिवाइज हो गई और मुझे 149 रैंक ऊपर इंप्रूव होकर अब मेरी 435वीं रैंक है। रैंक इंप्रूव कैसे हुई? आरपीएससी ने मेरी कॉपी सही से चेक नहीं की थी। ऐसा कई बार हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो गया था। आरपीएससी से 30 नंबर के सवाल चेक नहीं हुए थे, मैंने उसके लिए रिट लगाई थी और उसके बाद कॉपी चेक हुई और 7 नंबर बढ़ गए थे, 7.25, 7.25 नंबर बढ़ गए थे, और 7.25 नंबर से 149 रैंक इंप्रूव हो गई। कितने नंबर से? 7.25 नंबर से। वास्तव में इतना ही फर्क पड़ता है। 7 नंबर से सीधा आप 150 रैंक आगे जा सकते हैं। यानी कि जो टॉपर आ रहा है और जो पीछे कैंडिडेट आ रहे हैं, उनमें से 15 या 20 नंबर का इतना ही फर्क होता है। अगर आप थोड़ी सी वहां पर अधिक मेहनत करें तो 15 से 20 नंबर आप ज्यादा लाकर एक अच्छी रैंक के साथ भी सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसे कई अभ्यर्थी हमारे ही साथी थे जिनको मैं जानता हूं, पहली बार पहले प्रयास में अच्छी रैंक के साथ भी सेलेक्ट हुए। वो ऐसा नहीं कि उनकी खुशकिस्मती थी कि वो पहली बार में हुए, उन्होंने वास्तव में हमसे ज्यादा एफर्ट्स किए। मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे गाइडेंस नहीं मिला, शायद मेरी एक कमी रही कि मैंने प्रयास नहीं किया कि मुझे गाइडेंस किस तरह से मिले, है ना। मैंने प्रयास नहीं किया कि मैं कहीं बाहर जाऊं, लोगों से मिलूं, या इस तरह की ये कमी शायद मेरे अंदर रह गई। उन्होंने ऐसा प्रयास किया होगा, उन्होंने सही मार्गदर्शन को चुना होगा, उनको सही गाइडेंस मिल गया और वो पहली बार में हो गया। और मुझे तीसरी बार 3 चांस लग गए, तब जाकर मुझे पता चला मुझे ये करना है। पहला जब अटेम्प्ट दिया
मैंने एक भी टेस्ट नहीं लिखा। और आरएस जैसी परीक्षा में अगर आप एक भी टेस्ट नहीं लिखेंगे और आप सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये तय कर ले कि एग्जाम से पहले मुझे 50 से लेकर 100 टेस्ट लिखने हैं, एक टेस्ट लिखने में भी बहुत जोर आता है, बहुत जोर आता है। एक टेस्ट में भी इतना आसान नहीं, 200 नंबर का एक टेस्ट लिखना 3 घंटे के अंदर पूरा लिख लेना, बहुत जोर आता है। लेकिन जो अपना आप को इतना मजबूत बना लेगा कि मैं 50 से 100 टेस्ट एग्जाम के पहले दे दूं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा।